हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था सॉल्यूशन, और इसके मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुके थे। तो 3 वीडियो अपलोड कर चुके थे। आज ये आपका चौथा और इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है। और इसके बाद आने वाले 2 चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक, और उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर उपसंयोजी रसायन। ये 2 चैप्टर आपके वन शॉट वीडियो में कराए जाने की कोशिश की जाएगी। वन शॉट में ना होते हैं तो अधिकतम 2-2 वीडियो करके आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर से आपको जरूरत लगती है तो कमेंट करेंगे, मैं सॉलिड स्ट्रक्चर जो है आपको करवाऊंगा, जो कि आपके इंटायर केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर होगा क्लास 12th का। तो ये रही दो बातें। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक हम कहाँ चल रहे थे, तो आप बोलेंगे अणुसंख्यिक गुणधर्म, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज तक चल रहे थे। तो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो सबसे पहले इन चीजों की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज इसके बारे में जानकारी ले ली थी। अब इसमें हमने 3 जो कि आपके वाष्पदाब में उन्नयन, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये 3 चीजों की बात की हुई थी। अब ये जो है इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने चौथे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करने से पहले क्यों ना हम ऑस्मोसिस की बात कर लें। काय की बात कर लें? ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस होता क्या? जब तक आप ऑस्मोसिस यानी परासरण नहीं समझेंगे तब तक ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं समझ पाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब नहीं समझ पाएंगे। तो ऑस्मोसिस, अब मान लीजिए ऑस्मोसिस समझने से पहले आप एक विलयन का चित्र समझिए। ये रहा विलयन के लिए आपने एक चित्र बनाया, जिसमें कि आपने चित्र में इसे कुछ इस तरीके से, जिसमें कि आपने ये विलयन है आपके पास, ये विलायक है जिसमें आपने विलयन बनाया हुआ है इसका, और इसको आपने यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। इसकी ओर अपन ने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी है। ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, चलिए ये लगा दी आपने। अब इस वजह से क्या हुआ कि एक और अधिक सांद्रता वाला विलयन बन गया और एक और कम सांद्रता। अब अधिक सांद्रता कब होती, कम सांद्रता कब होती, ये सब जानकारी आपको दे दी गई है। अधिक सांद्रता इस ओर है क्योंकि इस ओर आपके विलय के कण ज्यादा हैं, और इस ओर क्या है? कम सांद्रता विलयन, कम सांद्र विलयन है, कम सांद्रता है इस ओर। ये लीजिए, अब ये देखिए। तो ऐसी स्थिति में जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सेपरेट किया जाता है तथा इसके कारण वह अधिक और कम सांद्रता वाले विलयनों में बढ़ जाता है, तब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाना, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाना ही आपका ऑस्मोसिस की क्रिया यानी परासरण की क्रिया कहलाती है। ऑस्मोसिस की क्रिया कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, ध्यान रखेंगे। ये तो रही हमने बात की काय की? ऑस्मोसिस की। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर होता है जिसके वह न्यूनतम दाब होता है, वह न्यूनतम दाब जिसे लगाने के पश्चात परासरण की क्रिया रुक जाती है, वह न्यूनतम दाब जिसे लगाने के पश्चात परासरण की क्रिया रुक जाती है, यह क्रिया कहलाती है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि बर्कले हार्टले नाम की, बर्कले हार्टले नामक वैज्ञानिक, बर्कले हार्टले नाम के 2 वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने इस क्रिया के बारे में सबसे पहले बताया था, और ये परासरण दाब की खोज इन्होंने ही की थी। अब परासरण दाब पढ़े आपने, तो मैंने आज इसे अलग सेपरेट क्यों पढ़ाया? इसके पीछे का कारण है कि हम इसी से रिलेटेड तनु विलयनों का सिद्धांत और यानी कि डाइल्यूट थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन और साथ ही साथ आपके वन टॉप गुणांक आज ही पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन की।
थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बात कर रहे हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। अब यहां पर ये बता दिया जाए कि ये भी कहीं ना कहीं आपके किस पर आधारित है, ऑस्मोटिक प्रेशर। किस पर आधारित है, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ना लेकर के यहाँ पर नॉर्मल प्रेशर की भी बात की जा सकती है। यहाँ पर किसकी बात की जा सकती है, नॉर्मल प्रेशर की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल प्रेशर ये बात हो सकती है। तो नॉर्मल प्रेशर होता क्या है यहाँ, यानी नॉर्मल प्रेशर यहाँ पर कैसे क्या, तो आपने पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि ये इसके बाद बता दिया जाए कि यहाँ पर जो स्पेशल बात एक और है कि यहाँ पर ये जो थ्योरी थी वांट हाफ सर ने दी थी। किसने दी थी, वांट हाफ नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने दी थी। और इसी वजह से यह इक्वेशन वांट हाफ इक्वेशन कहलाता है, वांट हाफ इक्वेशन कहलाता है। तो वांट हाफ इक्वेशन कहलाता है। और यह इक्वेशन आप पिछले क्लास में आपने एक पढ़ा था, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, तो उसी से रिलेटेड है यह इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पर होती है PV = nRT। अब यहाँ पर सिंबल के अर्थ में बता दो, नहीं पढ़ रहा हूं, बता अब आप उसे, बट यहाँ पर पे मान ले assume that यहाँ पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है पाई से, और पाई को यहाँ पर हम P के केवल मान लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पाई V = nRT हो जाएगा, nRT, पाई V = nRT, पाई V = nRT। तो पाई आप कह सकते हैं n/v/RT। आपके पाई n/v/RT ये इतना हो जाएगा n/RT। तो यहां से अब n/v क्या हो जाता है, यहाँ पर पे n/v मतलब कि यहाँ पर आपका बात कह सकते हैं यहाँ पर पे मतलब अणुओं की संख्या के बटे में आयतन। तो ये किसी कहीं ना कहीं आपके मोलरता के बराबर हो जाती है। ये कहीं ना कहीं मोलरता के बराबर हो जाती है। और मोलरता है यहाँ पर भी एक प्रकार से हम इसको मान सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन के बराबर हो जाती है। मोलर कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन को हम यहाँ डिनोट करेंगे C से। तो पाई = CRT ये हो जाता है। तो ये लीजिए पाई = CRT। और ये ही आपका जो कि आपका मेन इक्वेशन था जिसे हम वांट हाफ इक्वेशन कहते हैं। तो इसे डिनोट कर इसे आप लिख सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में वांट हाफ गुणांक की बात करते हैं, जिसे वांट हाफ सर ने दिया था। और ये क्यों दिया था इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और उसकी थोड़ी सी इक्वेशन बना करके और इसे किस प्रकार यूज करते हैं इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है आपके लिए, आज तो छोटा ही वीडियो है। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक क्या होता है कि आपके जो जितने भी अभी तक गुणधर्म पढ़े थे वो क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। यानी कहीं ना कहीं ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके अणुओं की संख्या, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जब विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं तो विलय के अणुओं की संख्या कैसे बदल जाए। मान लीजिए विलय के अणुओं की संख्या बदल जाए तो जैसे कि मान लीजिए आपने क्या जल में आपने क्या मिला दिया, जल में नमक मिला दिया, नमक। लेकिन नमक में क्या होता है, आप क्या देखते हैं, नमक क्या है, NaCl। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, Na+ और Cl- इनमें टूट जाता है। तो या फिर कुछ ऐसे अणु होते हैं जो कि होते तो दो अणु है लेकिन आपस में मिलकर के एक सिंगल अणु बना लेते हैं, तो उस समय इनका संगुणन हो जाता है। तो इस समय क्या होता है कि जो आपके अणुओं की संख्या बदल जाती है, अणुओं की संख्या बदल गई तो अणुसंख्यक गुणधर्म के जो परिणामी मान है, आंकिक मान है, उसमें जो रियलिटी में जो आंसर आना चाहिए वो आंसर ना करके कुछ और आंसर आ जाता है। तो
जिस वजह से आपकी उत्तर में अशुद्धता आ जाती है, उत्तर में अशुद्धता आ जाती है, या फिर आपके उत्तर में गलती हो जाती है, तो उसी गलती को सुधारने के लिए मार्टाफ सर ने एक गुणांक दिया जिसे हम मार्टाफ गुणांक कहते हैं, और जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। आप कैसे मैथ्स पढ़ेंगे तो इसे आयोटा माने जा रहा, तो आयोटा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? आयोटा से डिनोट करते हैं आप, तो आयोटा से डिनोट करते हैं। और आयोटा की जो वैल्यू है, आयोटा की वैल्यू ये होती है प्रेक्षित वैल्यू, जो कि आपने जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई है अणुओं की संख्या, चाहे टूटने के बाद या फिर संगुणित होने के बाद, टूटने या संगुणित होने के बाद जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसे प्रेक्षित मान के बटे में सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान, तो ये है। और अब यहाँ पे अब किसी भी, अब मान लीजिए रियलिटी में जो अभी जब आपने इसका अनुसंख्यिक गुणधर्म प्राप्त कर लिया इसे, तो इसको डिनोट अब यहाँ पे इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते कि आपके प्राप्त अणुओं की संख्या, एक प्रकार से आप यहाँ पे दूसरा तरीका आयोटा ज्ञात करने का, प्राप्त अणुओं की संख्या अणु संख्या के बटे में, प्राप्त अणु संख्या के बटे में हो जाएगा आपका क्या, मुख्य यानी जो आपके मोलर अणुओं की संख्या, मोलर अणुओं की संख्या, अणु संख्या ये होता है। ये तो आपने निकाल लिया। जी हाँ, अब मान लीजिए मुख्य, मतलब आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि शुद्ध, अब आपको क्या हुआ कि आपने पहले से जो प्राप्त किया था आपने क्या, अणुसंख्यिक गुणधर्म, तो शुद्ध अणुसंख्यिक गुणधर्म उसके जरिए कैसे प्राप्त करेंगे, शुद्ध अणुसंख्यिक गुणधर्म के बटे में नहीं, बराबर आयोटा गुणा प्राप्त गुणधर्म, ये हो जाता है आपका। अब इसके जरिए आप जो है सभी गुणधर्मों को निकाल सकते हैं, जो शुद्ध गुणधर्म है। तो ये रहा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका यह वीडियो समाप्त होता है और आपका इस चैप्टर के सभी टॉपिक समाप्त हो जाते हैं। अब आपको अगर रियलिटी में लगता है कि नहीं हमें न्यूमेरिकल भी करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर से आप कमेंट बॉक्स में छापते हैं तो आपको न्यूमेरिकल भी कराए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।